हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 17 दिसंबर है और आज हम 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 17 दिसंबर का इतिहास जानते हैं। तो आज के ही दिन जो सिख धर्म के थे, एक चीफ थे बंदा बहादुर बैरागी, इन्होंने सरेंडर किया था मुगल के खिलाफ गुरदासपुर में आज के दिन 17 दिसंबर 1715 में। उसके अलावा 1902 में आज के ही दिन फेमस जो आपके मार्कोनी थे ना, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, उन्होंने आज के ही दिन पहला रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी इटली में 1902 में 17 दिसंबर के दिन। उसके अलावा 1903 में पहली फ्लाइट का मतलब अनावरण किया गया था। 12 सेकंड के लिए इस फ्लाइट को मतलब उड़ाया गया था और इसका नाम दिया गया था द फ्लायर। और किसने किया था? अमेरिका के जो ये द राइट ब्रदर्स, यानी राइट ब्रदर्स ने ही इसका आविष्कार किया था आपके आपके हवाई जहाज का। और इन्होंने ही फ्लाइट को मतलब शुरू किया था। तो पहली बार 1903 में 12 सेकंड के लिए फ्लाइट उड़ाई गई थी अमेरिका में। उसके अलावा जो सोवियत संघ है और तुर्की ने आपस में एमओयू साइन किया था कि हम एक दूसरे पे हमला नहीं करें। उसके अलावा देखते हैं तो 1927 में इंडियन हिस्ट्री में आज के ही दिन जो राजेंद्र नाथ लाहिरी थे, इनको मतलब वो डेथ सेंटेंस दिया गया था। मतलब वो इनको फांसी पे लटका दिया गया था गोंडा जेल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ये भारतीय मतलब बहुत मतलब प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सानिध्य में। मतलब उसके ओर उन्होंने बहुत मतलब वो काम किया था इसके लिए। जैसे भगत सिंह हो गए हमारे, ऐसे ये एक फेमस नाम है आपका राजेंद्र नाथ लाहिरी। और उसके अलावा 1927 में आज के ही दिन जो आपके ब्रिटिश ऑफिसर थे जॉन सॉन्डर्स, जिसको सैंडर्स बोलते हैं, इनको गोली मार करके हत्या कर दी थी। किसने मारी थी गोली? भगत सिंह और राजगुरु ने। इन्होंने गोली मारी थी। एक्चुअली जो लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी उसका ये बदला लेना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने गोली मारी थी। उसके अलावा 1996 में आज के ही दिन द नेशनल जो आपका फुटबॉल लीग है लॉन्च की गई थी। और इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटिश ने जो इसके बॉम्बर्स थे, इन्होंने इराक में मतलब जो ऑपरेशन था ऑपरेशन डिजर्ट फॉक्स, इसके थ्रू मतलब इसमें बॉम्बिंग की थी। बॉम्ब बरसाए थे इनके जो फाइटर जेट थे इन्होंने, और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन डिजर्ट फॉक्स। इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, नेत्रहीन T20 विश्व कप जो कि भारत में आयोजित हुआ था, आपको ये बताना है ये किसने जीता है। ठीक है, हु विंस T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। ऑप्शन है आपके इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड। सही आंसर है आपका इंडिया, यानी भारत ने इसको जीत लिया है। तो ये भारतीय टीम है, ब्लाइंड टीम है जिसने ये जीता है। और इसने हराया किसको है फाइनल में? इन्होंने बांग्लादेश को हराया है 120 रन से। और ये भारत का तीसरा टाइटल होगा इस मतलब वर्ल्ड कप का। इससे पहले भी भारत ने जीता था। तो भारत 2 बार इस ट्रॉफी को और जीत चुका है, 2012 में और 2017 में, और अभी जीता इन्होंने 2022 में। और जो फाइनल मैच था इसमें भारत ने 277 रन बनाए थे 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। और इसमें सुनील रमेश थे, इन्होंने नॉट आउट 136 रन बनाए थे। और अगर आपका आईसीसी का जो T20 जो पुरुषों का विश्व कप की बात करते जो 2022 में खेला गया था आपका, इसको किसने जीता है? इसको इंग्लैंड ने जीता। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। इंडिया ने ये जीता है, T20 का वर्ल्ड कप है और ये ब्लाइंड का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्त से कारपोखुमानी के लिए जीआई टैग दिया गया है? विच स्टेट और यूटी गेट्स जीआई टैग फॉर राम से कार्पो एप्रिकोट? हमने कल भी क्वेश्चंस देखे थे, हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे दूसरे क्वेश्चन के नाम माध्यम से, तो हमें क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और असम। प्रश्न का सही आंसर है आपका लद्दाख, यानी लद्दाख जो आपका अभी वर्तमान में यूटी है, उसको ये आपका रक्त से कारपोखुमानी के लिए जीआई
तो ये लद्दाख का जो कारपोरक्त से कारपो खुमानी है, इसको जीआई टैग दिया गया है और ये लद्दाख का पहला जीआई टैग होगा जिसको ये दिया गया है। ये आपका लद्दाख का कारपोरक्त से कारपो खुमानी है। और ये और जीआई टैग की बात करते हैं तो इसका एक्ट 1999 में आया था, 2003 से इफेक्ट हुआ था और पहली बार 2004 में जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को, ठीक है। और ये कितने साल के लिए दिया जाता है? ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1999 का एक्ट है। पहला जीआई टैग आपकी दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को 2004 में दिया गया था। और अभी वर्तमान में दिसंबर में 9 जो प्रोजेक्ट हैं उनको ये आपका जीआई टैग दिया गया है। क्या पहले देखिए मैंने सारे 9 के 9 यहाँ पर दिखाए हैं। यहाँ पर पहला आपका असमिया जो गमछा है, ठीक है, गमोचा लिखा है, गमछा मतलब अंगोछा, ये आपका असम का गमछा है जिसपे आपकी ये कारीगरी की जाती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा जो अलीबाग सफ़ेद प्याज है महाराष्ट्र का, ये वाइट ऑनियन है, इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। आपका तंदूर जो लाल चना है, जो तंदूर जिसको रेडीग्राम बोलते हैं, तेलंगाना का है और इसको भी ये जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा रक्त से कारपो खुमानी तो आपका ये हो ही गया। और अब जो अट्टापड़ी थोबारा यानी जो लाल चना है, ये आपका ये दिख रहा है ना, ये आपका केरल का है। और उसका कंतलूर बट्टा लोड़ा लहसुन जो ये आपका यहाँ का है, आपका केरल का, ये जो यहाँ पर मैंने फिगर में डाला है। और उसके अलावा आपका कोंडुगलरू स्पेलन मेलन, ये पट्टाबलरू है। और आपका अट्टापड़ी थोड़े से अटपटे नाम है आपके क्योंकि केरल के हैं। अट्टू कोम्बू डोयलस बीन्स ही आपका ये हो जाएगा। और ओनाटुगरी तिल आपका ये हो जाएगा। और जो ये बचा था ना आपका पोट्टू बेलारी, और ये आपका ये खीरा जैसा जो दिख रहा है, ये आपके ये 9 के 9 प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर इसकी फोटो ऐड की है। स्पेस कम है थोड़ा सा, इसलिए हमने एक जगह कॉम्पैक्ट करके इसको डाला है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, यानी लद्दाख की का क्या है आपकी कारपो खुमानी, क्या पूरा नाम है? रक्त से कारपो खुमानी है, जिनको जो ये पहला होगा लद्दाख का और इसको जीआई टैग दिया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन डेनमार्क का नया प्रधानमंत्री बना है? आपको बताना है कि डेनमार्क का प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया है। मेट्टे फ्रेडरिक्सन, मिया मोटली, बेंजामिन नेतन्याहू या अनवर इब्राहिम। प्रश्न का सही आंसर है मट्टे फ्रेडरिक्सन। तो ये आपकी मट्टे फ्रेडरिक्सन है, इनको डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनाया गया है और इनको दोबारा इस पद के लिए चुना गया। ये पहले भी 2019 से इस पद पर थे आपकी और इनको अभी दोबारा री इलेक्ट किया गया है। डेनमार्क देखते हैं तो इसकी स्थिति देखिए, ये आपका यूरोप का एक मतलब देश है। ये यहाँ पर दिख रहा है ना डेनमार्क, ये छोटू सा देश है जो यहाँ पर हमने इसको जूम करके भी दिखाया है डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ये छोटा सा देश है लेकिन ये बड़ा सा एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, उस पर इसका अधिकार है आपका डेनमार्क का। और ये आपका जो कंट्री आती है ना जिसको क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश जो बोलते हैं ना, 4 देश आते हैं उसमें ये डेनमार्क भी आता है। और इसमें 4 देश में कौन कौन सा है आपका? एक नॉर्वे होता है और एक स्वीडन है, एक फिनलैंड है और एक आपका डेनमार्क। ये 4 देश आपके हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, जो माउंटेन, ठीक है, इसलिए इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। और ये 4 देश आते हैं इसमें, तो डेनमार्क वन ऑफ देम। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका मट्टे फ्रेडरिक्सन। अभी डेनमार्क की रीइलेक्ट किया गया है इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज अवॉर्डेड एज आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022, यानी आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? कोल इंडिया, उसके अलावा डीआरडीओ, दिल्ली मेट्रो या फिर एनएमडीसी। प्रश्न का सही आंसर है आपका एनएमडीसी। देखिए यहाँ पर नोएडा मेट्रो आपकी एनएम वो नहीं है, नोएडा मेट्रो नहीं है, ये एनएमडीसी, ठीक है। देखिए ये एनएमडीसी जो आपकी है, इसके नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो मिनरल को मतलब के लिए काम करती है। और ये भारत का सबसे बड़ा आयरन ओर इंडस्ट्री है। आपका आयरन ओर का मतलब है जो लोहे के जो आपके अयस्क होते हैं ना, उसको प्रोड्यूस करना। ये उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसको हाल ही में आपका आईईआई की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स,
इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से नामित मतलब इसको अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया है? 16 दिसंबर को ये अवार्ड चेन्नई में दिया गया है। और ये भारत का सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया, आयरन ओवर जो यानी लोहे के अयस्क है उसका ये प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये अभी जो 37th आपकी इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस थी चेन्नई में आयोजित हुई थी, वहाँ इसको ये अवार्ड दिया गया है। और इसको किसने अभी ग्रहण किया है? इसको श्री NRK प्रसाद, जो कि आपके CGM और CGM IE और MS के आपके मतलब हेड हैं, इन्होंने इसको रिसीव किया है। और इनको जो अवार्ड प्रदान किया है डॉक्टर के पॉन मुदी ने इसको मतलब अभी प्रदान किया है। और ये जो डॉक्टर के पौनमुदी कौन है? ये मंत्री हैं आपके तमिलनाडु के हायर मतलब उच्च शिक्षा और मतलब गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के आपके मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये प्रदान किया है। NMDC के बारे में देखते हैं तो ये मैंने बताया कि ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, नोएडा मेट्रो की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। और ये भारत का मतलब पूरा गवर्नमेंट नहीं, एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे आपका HAL है, जैसे आपका भेल होता है ना PSU, दिल्ली मेट्रो है, ये सारे PSU हैं आपके। तो ये आपका PSU एक प्रकार का, और जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और ये वैसे बता ही दिया, सबसे बड़ा जो भारत का आयरन का जो ओवर है यानी जो लोहे के अयस्क है उसका प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न है GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता? देखिए दो आपके अध्यक्ष आपकी परिषद होती हैं, एक GST काउंसिल होती है और दूसरी आपकी जो वित्त मंत्रालय का होता है ना मौद्रिक समिति, जो मौद्रिक नीति होती है वो होती है। तो मौद्रिक नीति और दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ऑप्शन आपके गवर्नर ऑफ RBI, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या कैबिनेट सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिनिस्टर। प्रश्न का सही आंसर आपका फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है आपकी? अभी निर्मला सीतारमण है आपकी वित्त मंत्री, और इन्होंने ही इसको मतलब चेयर किया है वित्त मंत्री। ठीक है, तो ये आपकी GST काउंसिल की आपकी जो मीटिंग थी ये फाइनेंस मिनिस्टर है आपकी निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा चेयर की गई है। और ये कितने नंबर की थी? तो ये 48 मतलब 48वीं मीटिंग थी आपकी GST काउंसिल की। तो GST को कब लाया गया था? GST फुल फॉर्म देख लेते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये पूछा जाता है ये किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसको 1 जुलाई 2017 को इसको मतलब लागू किया गया था। 2016 के एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था, लेकिन जो लागू इफेक्ट में आया था 2017 से आया था। और GST काउंसिल की बात करते हैं तो ये संविधान में आर्टिकल 279A के अंतर्गत मतलब इसका प्रावधान दिया गया है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि GST काउंसिल का संविधान में कहाँ पर वर्णन किया गया, तो आपका आर्टिकल 279A है। और GST को 279A1 के तहत मतलब डाला गया है। जो GST का आपका इसको 101वां संविधान संशोधन है। और जो आर्टिकल है आपका 279(1) आपका ए के बाद आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका किसका है? GST का है, जिसका प्रावधान। अगला प्रश्न है हाल ही में नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, मतलब किसने इसको होस्ट किया है? तो ऑप्शन है आपके होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय, MSME आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय। सही आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृत मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में ITF विश्व चैंपियनशिप 2022 किसे दिया गया है? ये टेनिस का मतलब पूरी साल का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा टाइटल उस साल में जीतता है। ऑप्शन है आपके विक्टर एक्सेल्सन, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या रोजर फेडरर। सही आंसर है आपका राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के हैं? आपके स्पेन के प्लेयर हैं। कौन से प्लेयर हैं? टेनिस के। तो ये आपके राफेल नडाल हैं। इन्होंने अभी राफेल नडाल को जो कि स्पेन के हैं, और ईगा स्वाइटेक ये कहाँ की? आपकी पोलैंड की वुमेन प्लेयर है और ये आपके मैन है। इनको अभी ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का अवार्ड दिया गया है, सम्मान दिया गया है। और ये जो राफेल के लिए 5वां ये सम्मान होगा ITF टाइटल।
इसके अलावा अगर मेंस डबल्स कैटेगरी देखते हैं तो मेंस डबल कैटेगरी में आपके राजीव राम हैं जो यूएसए के हैं, और जो सैलिसबरी ये यूके के हैं, यूके मतलब लंदन के हैं, इन्होंने ये अवार्ड को जीता है। और वुमेन्स डबल्स कैटेगरी ये देखिए सिंगल कैटेगरी में राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक को दिया गया है। डबल कैटेगरी जो मेन का है उसमें राजीव राम और जो सैलिसबरी इनको दिया गया है। जबकि वुमेन्स की जो डबल कैटेगरी है इसमें जो बारबोरा क्रेसिकोवा जो चेक रिपब्लिक की हैं, और कैटरीना सिनियाकोवा ये भी चेक रिपब्लिक की हैं जिन्होंने इस टाइटल को जीता। ये कैटरीना कैफ की बात नहीं हो रही है, कैटरीना सिनियाकोवा है जो चेक रिपब्लिक की टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइनॉरिटी राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 18? प्रश्न का सही आंसर है आपका 18 दिसंबर, यानी 18 दिसंबर को कल सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये आपका माइनॉरिटी राइट्स डे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यूथ को लैब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यानी जो यूथ को लैब इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अभी सुर्खियों में बना हुआ है। ऑप्शन से आपके एमएसएमई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर अटल इनोवेशन मिशन। प्रश्न का सही आंसर है आपका अटल इनोवेशन मिशन। ये नीति आयोग का एक उपक्रम है अटल इनोवेशन मिशन, यानी अटल नवाचार आपका जो अभियान है इसके तहत इसको लॉन्च। तो ये यूथ को लैब पहल है। देखिए इसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? अटल इनोवेशन मिशन है आपका, और इसमें नीति आयोग है और आपका यूएनडीपी इंडिया, इन्होंने तीनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है यूथ को लैब। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा? एक्सेलरेटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन यंग इंडिया। मतलब आपका जो उद्देश्य है सामाजिक जो एंटरप्रेन्योरशिप है और इनोवेशन है इसको बढ़ावा देना। और यूएनडीपी इंडिया, यूएनडीपी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपकी, और ये पूरे मतलब 25 देशों में जो आपके एशिया पैसिफिक जो एशिया प्रशांत आपका क्षेत्र है इसे 25 देशों में ये काम करेगा। और इसको यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन मिलकर इसको मतलब स्थापना की गई थी 2017 में। और अटल इनोवेशन मिशन की बात करते हैं तो ये आपका मतलब नीति आयोग के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था अटल इनोवेशन मिशन का, और इसमें कुछ अटल टिंकरिंग लैब विकसित की गई है, कुछ स्थापना की गई है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप बता दीजिए कितनी अटल जो टिंकरिंग लैब है वो भारत में स्थापित की गई हैं। तो नीति आयोग की बात करते हैं तो ये 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई थी। वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके हेड हैं। यूनाइटेड जो आपका नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है भारत में इसकी बात करते हैं तो भारत में ये 1951 से इसने काम करना शुरू किया है। नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, और ये पूरे मतलब विश्व में 170 देशों का लगभग एक संगठन है जो काम करता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी को मिटाना, एंड द रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी असमानता को कम करना, एंड एक्सक्लूशन वाइल प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट, और मतलब जो आपका ग्रह पृथ्वी है उसकी सुरक्षा करना। मतलब आपका ये गरीबी को मिटाने के लिए काम करता है, सारे लोगों में समानता को बढ़ाने के लिए काम करता है, सबको एजुकेशन मिले, सबको मतलब समानता मिले, इसके लिए ये काम करता है यूएनडीपी। और यूएनडीपी के जो 2022 से 2018 तक 2018 से 2022 तक इन्होंने मतलब कुछ नॉर्म्स सेट किए हैं, जिसमें 3 आपके मेजर फोकस हैं जिन्होंने ये काम कर रहा है। आपका इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबका ग्रोथ हो, और एनवायरनमेंट एंड एनर्जी पर्यावरण और आपका ऊर्जा, उसके अलावा स्ट्रेंथिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो आपकी सिस्टम्स और जो इंस्टीट्यूशन है संस्थाएं हैं उनको स्ट्रेंथ करना, उनको मजबूत करना। ये 3 एरिया हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम को मतलब काम करेगा। तो आपका यूथ को लैब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 3 जो आपकी संस्थाएं हैं अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया। इंडिया का जो आपका संस्था है ना यूएनडीपी, उसने लॉन्च किया है, मतलब इंडिया में इसका हेड एक ब्रांच है उसने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, भारत के जो संविधान है सबको बताना है मूल कर्तव्य कितने हैं। देखिए आपके एक तो मूल आपके अधिकार हैं और एक आपके मूल कर्तव्य हैं। फंडामेंटल राइट्स इज डिफरेंट,
टू फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटी बतानी आपकी कितनी है, और सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 11। देखिए पहले 2002 से पहले इनकी संख्या 10 थी, और जो बाद में इसमें शिक्षा का एक अधिकार जोड़ दिया गया है, और ये इसमें कितनी हो गई है, 11 हो गई हैं। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनिवार्य शिक्षा है उसको जोड़ा गया है, तो ये 11 हो गई हैं टोटल। और ये आपके क्या हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं। इनको मतलब ड्यूटी है, इनका उल्लंघन करने पर कोई सजा नहीं दी जाती है, लेकिन हमारी ये कर्तव्य है जो नीति निर्दिष्ट तत्व के अंतर्गत ये हमें कर्तव्य दिए गए हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि कंटेंट में कोई भी गलती ना हो। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो हम उसको सुधार करके कमेंट सेक्शन में पिन कर देते हैं। और जुड़े जाते हैं एक प्रश्न के साथ। आपका प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2018 से 2020 के बीच मातृत्व मृत्यु दर यानी MMR क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपका क्या है भारत में, आपको बताना है। और ईयर देख लीजिए 2018 से 2020 के बीच। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। अगर आपने हमारी क्लास ली है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आप इसको आंसर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे उनको भी आगे आने वाली परीक्षाओं में आराम उसमें मतलब उनको हेल्प मिल सके, उनको फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं आपको नई वीडियो में कुछ नई प्रश्नों की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।